वसूलों पे आ जाए तो टकराना ज़रूरी है, वसूलों पे आ जाए तो टकराना ज़रूरी है, और ज़िंदा हैं तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। ये शेर व शायरी किसके लिए कि अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट के लिए खास करके, और अगर आप अभी भी ज़िंदा हैं, अपने कंपटीशन एग्ज़ाम को सीरियसली लेते हैं और चाहते हैं कि आप आने वाले नीट के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर आप एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं तो, खास करके बायोलॉजी सब्जेक्ट। तो ऐसे तो सारे सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है कि हम एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर करें, क्योंकि नीट के लिए एनसीईआरटी मतलब वही गीता, कुरान, बाइबल सब मान सकते हो उनको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक। तो एनसीईआरटी खास करके रीडिंग कैसे करें, बहुत लोग करते हैं बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़ा कैसे जाए। तो एनसीईआरटी की रीडिंग में बायोलॉजी का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीचर कुछ भी कर दे, लेकिन अगर एनसीईआरटी की पढ़ाई अच्छे से नहीं की है तो बहुत टफ होगा आपको अच्छा स्कोर ला पाना। तो कैसे एनसीईआरटी की रीडिंग की जाए स्पेशली बायोलॉजी में, और हर एक लाइन का मतलब कैसे निकाला जाए, किस लाइन से कैसा क्वेश्चन बन सकता है, ये पढ़ते ही कैसे समझ में आए। बहुत सारे लोग पढ़ तो लेते हैं, 2-4 बार पढ़ लिया, बोलते हैं 10 बार पढ़ लिया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, उनके नंबर नहीं बढ़ते और बार बार वही रह जाता है कि नंबर कैसे बढ़ेगा। ध्यान रखें, किसी टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ाने को सोचिए कि अगर आपने वो चैप्टर की एनसीईआरटी की सारी चीज़ें पढ़ ली ना अच्छे से, तो अल्टीमेटली नीट में आपके स्कोर अच्छे आने वाले हैं बस। तो कैसे कोई चैप्टर सेलेक्ट करेंगे कि हमें एनसीईआरटी से पढ़ना है कि नहीं, तो मैं तो 1-2 छोटी बात बता देता, उसके बाद सारे बायोलॉजी की बातें आपको समझित जी बताएंगे। तो बातें ये हैं कि सबसे पहले अगर आप एनसीईआरटी फिजिक्स में लो, केमिस्ट्री में लो, बायोलॉजी में लो, किसी में भी उठाओ यार, तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आप एनसीईआरटी के वो चैप्टर्स पढ़ो जो पहले से किसी टीचर ने पढ़ा दिए। मतलब अगर आपने किसी टीचर से वो चैप्टर पढ़ लिए, फिर एनसीईआरटी उठा के पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी में एक लाइन में अगर महाभारत चलता है तो अगले लाइन में रामायण शुरू हो जाता है, अगले लाइन में फिर वर्ल्ड वार आ जाता है। मतलब उनका कनेक्शन ज़्यादा बना नहीं रहता यार। अगर तुमने क्लास में पहले चीज़ें वो सुनी हैं, तो जब आप वहाँ पढ़ेंगे तो रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा ये मैं जानता हूँ, ये मैं जानता हूँ, तो फिर आपको बहुत इजी रहेगा। तो किसी भी चैप्टर को रैंडमली अपने मन से उठा के पढ़ना शुरू मत कीजिए, नहीं तो आपका बहुत सारा टाइम लॉस हो जाएगा, आप कुछ आउटपुट नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले जो भी चैप्टर्स अगर आपने कहीं किसी टीचर के पास नहीं पढ़ा, यूट्यूब में सर्च करो ये चैप्टर का 1 शॉट, वहाँ से देख लो, कुछ तो दिमाग में टर्म्स चले जाएंगे, कुछ तो टीचर बोलेगा। फिर जब वो चैप्टर्स की अगर आप रीडिंग करना शुरू करोगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा उस एनसीईआरटी की लाइन को समझ पाना। तो बायोलॉजी में कैसे एनसीईआरटी के चैप्टर्स सेम वहाँ भी करना है, जो चैप्टर्स किसी टीचर ने पढ़ा दिए उन चैप्टर्स को निकालिए और पढ़ना शुरू करिए। अब वो कैसे क्वेश्चंस में फ्रेम होते हैं, किस पैरा से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे किसी पैरा में हाईलाइट करें कि यहाँ रीज़न लिखा है, मतलब ये एजर्सन रीज़न के लिए तैयार हो गया, यहाँ ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो डेटा कैसे हम हाईलाइट करें, उस पेज में कैसे बाहर निकाल करके हाईलाइट करें। तो वो सारी बातें आपको स्वामीजी जी बताने जा रहे हैं। ध्यान से इनकी बातों को सुनिए और कैसे बायोलॉजी में अच्छा फ्रेम करके दें। इनके बारे में अगर हम बोलें तो इन्होंने नीट 22, जो आज तक जब जितनी बार भी नीट का एग्जाम हुआ है, किसी से भी पूछोगे सबसे टफेस्ट बायोलॉजी का क्वेश्चन कब था, तो नीट 22 में, वहाँ पर भी इन्होंने 317 स्कोर किया है। मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है बायोलॉजी में, बहुत सालों से एनटीएस के पेपर्स, मतलब ऐसे तो ये नीट 22 में इन्होंने एग्ज़ाम दिया है, लेकिन नीट 22 में भी इन्होंने एनटीएस के पेपर्स फ्रेम करते थे, क्वेश्चंस बनाते थे। नीट 23 में तो कर ही रहे हैं, मतलब उनके लिए तो किया ही है पूरे साल। नीट 24 के लिए भी ये क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं एनटीएस में, मतलब नीट टेस्ट सीरीज़ में बायोलॉजी के क्वेश्चंस, कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से निकाल के दिया जाए, वो लास्ट के 2 सालों से तो अच्छे से कर रहे हैं। तो ये इनको पता है कि एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चंस निकाले जाएँ, तो कैसे आप एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे वो आपको हेल्पफुल इनकी बातें सुन करके मिलेगा। तो इन्होंने एक पैरा निकाल रखा है और सारी जानकारियां वो उस पैरा में आपको मिल जाएंगी, तो फटाफट आप वो देख लीजिएगा कि कैसे वो पैरा आपको पढ़ना है। तो देखिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सारी जानकारी आपको समझिए देने जा रहे हैं। फटाफट जो डाउट आए कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ लेना है, खुल करके आपको एक्सप्लेन करेंगे वो सारी बातें, ठीक है। तो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर से एक किंगडम मोनेरा की एक पैराग्राफ उठा लिए हैं, जिसमें हमें देखना है कि हर एक लाइन से, जब हम किसी भी एनसीईआरटी की कोई लाइन अगर हम रीड करें तो ये हमें दिमाग में चलना चाहिए कि इस लाइन से हमें क्या मतलब क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। जब हम किसी लाइन को रीड करने के बाद सोचेंगे कि इस लाइन से क्या क्वेश्चन हो सकता है, उस क्वेश्चन से हमें सीखने को मिलता है। तब एक बार रीडिंग करें तो अच्छे से उस लाइन को पूरा दिमाग में आ जाता है। फिर उस लाइन से कोई क्वेश्चन आए तो उस गलत होने का चांसेस बहुत, यस वो बोल सकते हो कि सिली मिस्टेक का चांसेस जो रहता है वो बहुत घट जाता है। तो हम ये देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की किंगडम मोनेरा में क्या क्या हमें दिया गया है इधर। तो पहले इधर
बैक्टीरिया द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो किंगडम मोनेरा के सोल मेंबर्स हैं। तो इस लाइन से, पहले लाइन से हमें क्या पता चलता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा, बैक्टीरिया। तो हम जब पहले ये लाइन रीड करेंगे तो ये हमें दिमाग में चलना चाहिए कि इस लाइन से क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन ये है कि सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा कौन सा है, बैक्टीरिया है। उसके बाद दे आर द मोस्ट एबंडेंट लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दुनिया में जितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें से सबसे एबंडेंट कौन सा है, एबंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं कौन, ये बैक्टीरिया। मतलब किंगडम मोनेरा के बीच में जो बैक्टीरिया है वही बैक्टीरिया ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मोस्ट एबंडेंट है सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया अगर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सारे जगह बैक्टीरिया हमें मिलता है। हंड्रेड्स ऑफ द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द हैंडफुल सन, दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स और हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशन, वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। इससे ही ये क्वेश्चन बन सकता है कि दे ऑल्सो लिव इन, कहाँ लिव करते हैं बैक्टीरिया, कहाँ रहते हैं, तो हम बताएंगे एक्सट्रीम हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट में रहते हैं और स्नो एंड डीप ओशंस में भी रहते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें दे सकते हैं कि बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं। तो पहले ऑप्शन में हॉट स्प्रिंग, दूसरे ऑप्शन में डेजर्ट, स्नो, डीप ओशन एंड डी में देगा ऑल ऑफ दिस या ऑल ऑफ द अबव। तो हम आंसर क्या होगा उसका, ऑल ऑफ द अबव। तो ये हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो हर एक लाइन से, एनसीईआरटी का हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। तो और ये भी लास्ट में कोई स्टेटमेंट बेस्ड कोई दे देगा तो ये बोल देगा कि वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। यू जहाँ ये फ्यू लिखा है मतलब फ्यू मतलब कम नहीं बोल के ये ज़्यादा भी दे सकता है स्टेटमेंट में, तो वो हो जाएगा स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। उसके बाद मेनी ऑफ देम लिव इन द अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट। तो और जो बैक्टीरिया है और मेनी ऑफ देम अदर ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट होते हैं एज ए पैरासाइट। जैसे बैक्टीरिया हमें ह्यूमन बीइंग में भी ऐसे एंडोपैरासाइट प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया एज ए पैरासाइटिक फॉर्म अदर फॉर्म में हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उसके बाद क्या लिखा है, बैक्टीरिया द ग्रुप अंडर द 4 कैटेगरीज। तो ये क्वेश्चन इधर से आ सकते हैं कि बैक्टीरिया कितने कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। बैक्टीरिया द ग्रुप अंडर द 4 कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। कौन से बैक्टीरिया, स्पेरिकल कॉकस, रॉडसेट बेसिलस, द कॉमर्सेट वाइब्राम एंड द स्पाइरल स्पाइरिलम। ये तो एक क्वेश्चन तो पहले इसमें मैचिंग में आ सकता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट या व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज ऑड करके ये दे सकते हैं। स्पेरिकल के बाद स्पेरिकल के साथ दे देगा ऐसे कॉकस, रॉडसेट के साथ ये दे देगा बेसिलस, कॉमर्सेट के साथ ऐसे दे देगा विब्रियम और स्पाइरल के साथ ऐसे दे देगा स्पाइरिलम। तो ये तो मैंने बता दिया चारों ही ये होगा, लेकिन एक में किसी में अगर कोई ऑड कहीं दे देगा या रॉडसेट के साथ अगर विब्रियम दे दिया या स्पेरिकल के साथ स्पाइरिलम दे दिया तो ये ऑड हो जाएगा। और इधर से एक कॉमन क्वेश्चन बहुत बार नीट में भी आ चुका है, कौन सा, मैचिंग में दे देगा ये एक कॉलम में दे देगा स्पेरिकल, रॉडसेट, कॉमर्सेट और स्पाइरल और दूसरे साइड में दे देगा कॉकस, बेसिलस, वाइब्राम और स्पाइरिलम, ठीक है। तो ये मैचिंग हमें देखना है। तो हम देख लिए स्टेटमेंट बेस्ड भी इधर से आ सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, और मैचिंग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये तो आ ही सकते हैं इधर से। उसके बाद उसी तरह में जो है दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल। बैक्टीरियल जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका उसको क्या बताएं, कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स इन देयर बिहेवियर। स्ट्रक्चर में बिल्कुल सिंपल है लेकिन बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स है। तो ये तो बिल्कुल एक आइकॉनिक लाइन है। इस लाइन से हाँ मतलब ये क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो बहुत अच्छा एक क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरियल जो स्ट्रक्चर है वेरी सिंपल इन देयर स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन देयर बिहेवियर। कोई ऐसा भी डाल सकता है द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड देयर बिहेवियर इज वेरी सिंपल। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट इनकरेक्ट में ये बिल्कुल एक अच्छा सा लाइन बन गया है। कंपेयर्ड टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया इज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कौन से ग्रुप में हमें दिखाई देता है, कौन से किंगडम में दिखाई देता है, किंगडम मोनेरा में, और कौन से मतलब कहाँ दिखाई देता है, बैक्टीरिया में। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर द ऑटोट्रॉपिक, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होता है, दैट इज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। They may be photosynthetic, autotrophic, chemosynthetic, autotrophic,
द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया द हेटेरोट्रोप्स। तो ये भी आ सकता है, जो बैक्टीरिया में वास्ट मेजोरिटी कौन सा है, बैक्टीरिया में वास्ट मेजोरिटी रहता है हेटेरोट्रोप्स का, एंड दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर द फूड। ये दे सकते हैं, डेड इनऑर्गेनिक मैटर भी दे सकता है। इनऑर्गेनिक मैटर अगर दे देगा तो ये स्टेटमेंट, मतलब ये जो स्टेटमेंट देगा इनऑर्गेनिक मैटर, वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो ऐसे हमें एनसीईआरटी मतलब पढ़ना है कि एक एक लाइन, एक एक वर्ड हमें याद रखें। जहाँ बोले तो थिक और थीन जहाँ देते हैं, हाँ, वेरी फ्यू, मेनी जहाँ देते हैं। तो और एक स्लाइड मैंने देखा है जिसमें से एक अच्छा सा क्वेश्चन निकलता है। यूग्लिनॉइड्स में हम जाएं, बैक्टीरिया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम मोनेरा प्रोटिस्टा में जो है यूग्लिनॉइड्स, मेजोरिटी ऑफ देम है द फ्रेश वाटर, ये तो सही है। फाउंड, एक लाइन हमें दिखाई इधर, इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, इंस्टीड ऑफ सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर इज कॉल्ड पेलिकल। ये लाइन बहुत अच्छा लगा मुझे कि इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, इंस्टीड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर इज कॉल्ड पेलिकल। मतलब क्या है इसका, इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल मतलब सेल वॉल नहीं है इसमें, इंस्टीड ऑफ सेल वॉल की जगह दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर इज कॉल्ड पेलिकल। तो सेल वॉल की जगह क्या है, पेलिकल प्रेजेंट है, और पेलिकल किससे रिच है, प्रोटीन रिच है। तो ये कुछ चीज़ें हमें जब एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे तो सही से देखना है एक एक वर्ड को, एक एक वर्ड हम देखेंगे तभी एनसीईआरटी का मीनिंग समझ में आएगा। नहीं तो एनसीईआरटी का मीनिंग समझना बहुत मतलब हार्ड है हम बोल सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में सब चीज़ का एक्सप्लेनेशन, पहले तो बुक इतना छोटा है, उसके बाद अभी तो और भी छोटा कर लिया गया। लेकिन मैं बोलूँगा जो इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया मेरे पास कि इस बार के जो सिलेबस है वो घटा दिया गया, लेकिन ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन एनटीए से नहीं है अभी भी ऑफिशियली। तो हम बताएंगे कि जो प्रीवियस जो बुक है वही आप सही से पढ़ें, क्योंकि उधर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, अगर वो इन्फॉर्मेशन हम देख के नहीं आएंगे तो इस एनसीईआरटी बुक में बहुत प्रॉब्लम होगा। खास करके चैप्टर नंबर 7 जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हटा दिया गया है इस बार, जैसे न्यूरल टिश्यू, उसमें बहुत सारे टिश्यूज़ हैं, नर्वल टिश्यू, मास्कुलर टिश्यू, और वो सारे सेल्स, एपिथेलियल सेल, कंपाउंड एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ये सारे चीज़ें हटा दिया गया है उधर से। तो ये हम देखेंगे नहीं तो हमें वो बायोलॉजी के जो बोलते हैं ना मेनली ग्रास फूड लेवल जो होते हैं वो सही से समझ में नहीं आएगा। तो ये बताएंगे कि हम जो पहले वाले जो है उससे सही से पढ़ें। और एक बात है कि एनसीईआरटी बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि इधर पहले ये बुक पहले वो बुक, लेकिन तुम्हें फर्स्ट प्रायोरिटी देना है बस एनसीईआरटी को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। एनसीईआरटी पहले एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद जो टीचर बोले वो मतलब एमसीक्यू की बुक करो, लेकिन पहले तुम्हें प्रायोरिटी एनसीईआरटी को ही देना है, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन हमें पिछले 2-3 साल नीट में देखा है कि सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ही आते हैं। एक या दो क्वेश्चन भी एनसीईआरटी जो हम बोलते हैं कि मॉडरेट टू टफ लेवल जो होते हैं वो भी एनसीईआरटी को ही सही से डीप में अगर एनसीईआरटी जाके पढ़े तो उसमें से हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने देखा है कि कैसे एनसीईआरटी को अच्छे से हम रीड कर सकें। हाँ, ऐसे नहीं कि एनसीईआरटी पूरा रट के चले लेकिन दिमाग में कुछ आए नहीं। एक एक लाइन, एक एक वर्ड को हम समझ चुके चलेंगे तो एनसीईआरटी बहुत इजी है। तो इस वीडियो में इतना तक ही रखते हैं। इस वीडियो में हमने देखा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। तो इस वीडियो में आपका कोई और इन्फॉर्मेशन जानना है और कोई बोलना है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, चलते हैं, बाय।